गुड मॉर्निंग दोस्तों जी, मेरा नाम विजय कुमार है। आपने हमारा 2 पार्ट बहुत अच्छी तरह से पसंद किया लव ऑफ अट्रैक्शन वीडियो को। अब हम तीसरा पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो पे कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए। तो आपको अगर जैसे कि मैं बताया था पहले सेशन में, अगर आप बुक परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप फ्री ऑडियो मेरा सुनिए। बाकी यूट्यूब पे आपको तो ये आपका ये बुक का वीडियो तो नहीं मिलेगा। मैंने सर्च किया था, मिला तो नहीं मुझे। बाकी ये पहली बार यूट्यूब पे जा रहा है। अगर किसी को और ज़रूरत है तो उसके पास आप शेयर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेठ की अपना यथार्थ बनाने की सलाह। अपने प्रश्नों को सार्थक उत्तर प्राप्त करने की मेरी निरंतर चल रही तलाश अब भी जारी थी। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी अधिक प्रभावकारी सलाहता देने की इच्छा लगातार बलवती होती जा रही थी। उन दिनों एस्तर के साथ फिनिश एरिजोना में अपनी नई जिंदगी शुरू करने की व्यस्त होने के चलने में इन्हें बिल्कुल भूल गया था। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद वर्ष 1980 में हमारा विवाह हो गया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। हर दिन हमारे लिए नए आनंद का अनुभव लाता, जिसमें हम अपना नया शहर घूमते और अपने नए घर का निर्माण करते और अपना यह नया जीवन एक दूसरे के साथ बिताते। स्तर में मेरी तरह ज्ञान की प्यास या उत्तर जानने की भूख नहीं थी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साहित थी और सदा आनंदित रहती। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन किसी लाइब्रेरी में वक्त गुजरते समय मुझे जेन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित गई पुस्तक सेठ स्पीक्स दिखी। उस पुस्तक को शेल्फ से उठाने के पूर्व ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने एवं रोमांच का एहसास होने लगा। मैं उत्सुकतावश उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। मैं यह देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसे मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागृत कर दिया है। स्तर के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय पर मतभेद था। वह मेरे उइजा बोर्ड से जुड़ा अनुभव नहीं सुनना चाहती थी। मैं जब भी अत्यंत मनोरंजक ढंग से यह अनुभव बताता शुरू करता, कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता था कि एस्तर तुरंत उस कमरे में बाहर चली जाती थी। उसे बचपन में ही भौतिक रूप से रखने वाली चीज़ें डरना सिखाया गया था। चूँकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसी कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं करता था कि जब एस्तर ने सेठ स्पीक्स के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेखक जेन रॉबर्ट्स की इसी प्रकार की तंद्रा में जाकर एक अशरीर व्यवस्था को अपने शरीर का उपयोग कर अत्यंत प्रभावशाली सेठ पुस्तकों को श्रृंखला को बोलकर अभी लिखित करवाने को स्वीकृति देती थी। मुझे वह पुस्तक बहुत ही आकर्षक लगी। मैं उसे अपनी लंबी सूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा, लेकिन एस्तर को उस पुस्तक से डर लगता था। जिस तरह यह पुस्तक लिखी गई थी, वह सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। पुस्तक के पिछले कवर पर टंड्रालीन जेन्स की सेठ की बातचीत करती मुद्रा की तस्वीर देखकर उसकी सिंघी बंध गई। एस्तर ने मुझे कहा, तुम चाहो तो यह पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन कृपया इसे हमारे बेडरूम में ही मत लाना। मैं हमेशा फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपना हर निर्णय उसे विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर ही लेता हूँ, और यह सेठ सामग्री मुझे बहुत ही कुछ अपने मनुकूलन लगी। मुझे इस बात के कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह ज्ञान कहाँ से या कैसे प्राप्त हुआ। सारांश यह कि मुझे लगता था कि इससे मुझे ऐसा मिल सकेगा जिसे मैं
अन्य लोगों को उनको उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित था। मेरा भय समाप्त हो गया। एस्थर हिक्स। मुझे लगता है कि यह जेरी की समझदारी व उदारता थी कि उन्होंने सेठ की पुस्तकों पर मेरी बात मान ली। मुझे वास्तव में उस पुस्तक के प्रति विरुचि थी। किसी व्यक्ति का किसी अशरीर आत्मा से संपर्क बनाने का विचार ही मेरे लिए अत्यधिक कष्टप्रद था। जेरी मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह रोज़ सुबह मुझे पहले उठ जाते थे और उनके पुस्तक को पढ़े लेते थे। जब कभी भी उन्हें किसी पुस्तक में कुछ मनोरंजक लगता था तो वह बहुत सफाई से उसे हमारी बातचीत में शामिल कर लेते थे और थोड़े प्रतिरोधक के बाद में मैं भी उन महत्वपूर्ण विचारों को सुन लेती थी। धीरे धीरे जेरी मुझे उस पुस्तक में दिए विचारों से एक करके परिचित करवाने लगे। यह सब तब जारी रहा जब तक मुझसे शानदार काम के प्रति वास्तविक ललक नहीं जागृत हो गई। उसके बाद तो यह हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया। हम दोनों एक साथ बैठते और जेरी मुझे सेठ की पुस्तकों में से कोई अंश पढ़कर सुनाते। मेरे भय के पीछे कोई निजी नकारात्मक अनुभव नहीं था, यह बस इधर उधर से सुनी बातों का आधारित था। संभवतः उन लोगों को सुनी बातें जिन्होंने इन्हें किसी और से सुना था। आज जब मैं उस समय पर दिनचर्या यानी विचार करती थी तो मुझे वह भय बहुत बचकाना लगता था। मेरे दृष्टिकोण में हमेशा तभी बदलाव होता है जब तक मैं स्वयं उसे अनुभव कर लूं, और यह मुझे अच्छा लगा रहा था। समय बीतने के साथ ही तब जब मेरा सेठ से जानकारी लेने की जेन की प्रक्रिया संबंधित भय कम हो गया था, तब मैं उन शानदार पुस्तकों की बड़ी प्रशंसा बन गई। बल्कि हम इससे इतने सुखपूर्वक जुड़ गए कि हम न्यूयॉर्क जाकर जेन व उनके पति रॉबर्ट्स और सेठ से मिलने का कार्यक्रम बनाने लगे। अब तक मेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि मैं सचमुच वह उस अशरीर आत्मा से मिलना चाहती थी, लेकिन पुस्तकें में लेखिका का फ़ोन नंबर नहीं छपा था। अतः हम जब समझ नहीं पा रहे थे कि उनके किस तरह से मिला जाए। एक दिन हम एरिज़ोना के स्कार्सडेल शहर में स्थित पुस्तकों की दुकान के निकट बने छोटे से कैफ में दोपहर का भोजन कर रहे थे। जेरी अभी खरीदी गई पुस्तकों को देख रहे थे। तभी हमारे पास बैठे एक अजनबी ने हमसे पूछा गया कि क्या आपने सेठ की कोई पुस्तक पढ़ी है। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि हमने कभी किसी को नहीं बताया था कि हमें पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उसने फिर पूछा, क्या आपको पता है कि जेन रॉबर्ट्स का निधन हो गया। मुझे याद है। यह शब्द सुनते ही मेरी आंखों में से आंसू भर गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझे यह कर दिया हो कि मेरी बहन का निधन हो गया है। मुझे यह पता भी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। हम यह सोचकर बहुत ही निराश हो गए। अब जो जेन रोम यह सेठ की कभी नहीं मिल सकेंगे। शीला चैनल्स थियो। हमें जेन की निधन का समाचार मिलने के कुछ दिन बाद हमारे मित्र व बिजनेस साझेदार नैसी तथा उनके पति के वैसे हमारे यह रात्रि भोज पर आए। नैसी ने मेरे हाथों से एक कैसेट देते हुए कहा, हम आपको टिप सुनाना चाहते हैं।
अपने मित्रों को यह व्यवहार हमें बहुत बेढंगा लगा। वह बहुत ही अजीब सा था, बल्कि मुझे उस समय नहीं एहसास हुआ जैसे जेरी के उन्हें सेठ की पुस्तक मिलने की बात बताने पर हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी वह हमें कोई रहस्यपूर्ण बात बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही इस पर हमारी प्रतिक्रिया कोई लेखक लेकर व्यक्त भी है। हमने पूछा, इसमें क्या है? नैसी ने फुर्सत से कहा, यह कौन एक चैनल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने यह जेरी ने भी कि माध्यम शब्द को इन संदर्भों को उपयोग होते में होना हो। मैंने नैसी से पूछा, चैनल से तुम्हारा क्या मतलब है? जब नैसी वह वेज टुकड़ा को संक्षेप में इसका बारे में बताया, तब बेरी वह मुझसे आया कि यहाँ प्रक्रिया की बात हो रही है जिसके द्वारा सेठ की पुस्तकें लिखी गई है। उन्होंने बताया कि इनका शामिल होना एक थियोर नाम का एक आश्चर्यकारक से बातें करती है। ये फिनिक्स आ रही है। यदि आप इसमें बात करने चाहते हैं तो इनमें मिलने का समय निश्चित कर सकते हैं। हमने उनसे मिलने का निर्णय लिया। मुझे आज भी याद है कि इसे लेकर हम कितना उत्साहित थे। उनमें से हमारी मुलाकात फिनिक्स के एक बेहद खूबसूरत फ्रैंक लॉयड राइट के डिजाइन की एक घर में हुई। चारों ओर धूप की चमक फैली हुई थी, जिसे देखकर मुझे यह तसल्ली हो गई कि अब रिमोट द्वारा की खो जाने वाली किसी धोखाधड़ी की संभावना नहीं है। सब कुछ बहुत आरामदेह व सुनहरा लग रहा था। हम बैठे और थियो से मुलाकात की। वैसे मुझे कहना चाहिए कि थियो के साथ एक मुलाकात जेरी ने की। इस मुलाकात में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। थैंक यू। मैं तो अस्तंभ रह गई थी। जेरी के पास प्रश्नों से भरी एक नोटबुक थी। उन्होंने एक बार बताया था कि वह उसे 6 वर्षों की आयु से लिख रहे थे। वह बहुत उत्साहित थे। वह प्रश्न पर प्रश्न पूछते गए। कभी तो वह किसी उत्तर के बीच में ही अगला प्रश्न पूछे लेते थे। संभवतः वो अपने तय समय पर अधिक से अधिक प्रश्न पूछ लेना चाहते थे। आधा घंटा मानो क्षण भर में बीत गया। हमारे लिए यह बहुत शानदार अनुभव रहा। अब मेरे पास भी थियो से पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार हो गई थी। इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या हम कल फिर आ सकते हैं? क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? जब हम अगले दिन फिर से वहाँ गए तो मैंने थियो से शीला के माध्यम से पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना बताई, मैं एस्थर हिक्स मेरा मार्गदर्शन करें तथा मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाए। जो लोग भी मेरा इस विधि द्वारा आलोक भी तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी। हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें? थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी कि ध्यान करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे अजीब लगा। मैं यह नहीं करना चाहती थी। जेरी बताया था कि कुछ ऐसे लोगों संपर्क में रहे थे जो यह जानना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियों की किसी हद तक खराब हो सकती है या वह कितने कष्ट या दरिद्रता से सह सकते हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी थी जैसे गर्म कोयला
पर चलना या कील लगे बिस्तर पर लेटना या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाना और रखना। फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या संपर्क है? थियो ने उत्तर दिया, प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों का निकाल फेंके। पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। मैंने सोचा, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकती हूँ? उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती हैं। मुझे याद आता है कि एक समय किसी माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनाना मेरे लिए अकाल्पनिक था। इसके पूर्व तो हमने यह नाम भी नहीं सुना था। तभी एक क्लिक की आवाज़ हुई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनुत्तरित प्रश्नों से की सूची पर एक नज़र डाली। थियो से बातचीत के नोट्स लिखने के और टेप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीवी ने संभवतः मेरी इस हल्की सी हताश को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने थे? क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन का नाम जानना चाहती थी? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था कि क्योंकि मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शक शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन मुझे यह शब्द भी बहुत प्यारा लगा। इसलिए मैंने कहा, हाँ, मेरे यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शन कौन है? थियो ने कहा, हमें कहा गया है कि आपको सीधे बताया जाएगा। आपका यह जानकारी अति दृढ़ श्रवण अनुभव द्वारा प्राप्त होगी। तब आप जान जाएंगी। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। थियो ने हमें दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सुसंगत हो तो इसमें ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझाव को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुँचे और अपने बाथरोब से हमारे सबसे आरामदेह वस्त्र पहन लिए, ड्राइंग रूम में के पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए। चाहे वह कुछ भी होता हो, मैं सोचती थी कि यदि और ध्यान करने बैठे गए, चाहे वह कुछ भी होता हो, मैं सोचती थी कि यदि मैं प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान करूंगी तो मुझे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम ज्ञात हो जाएगा। जेरी और मुझे इस अनूठे काम को साथ में ही करना बहुत अजीब लग रहा था। अतः हम दोनों चौड़ी सिराहने वाली कुर्सियों पर बैठे और अपने बीच एक शेल्फ को खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। मुझ में कुछ श्वास लेने लगा। थियो की बताई ध्यान की क्रिया बहुत संक्षिप्त थी। प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपकी मस्तिष्क अस्थिर होने लगे और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंके और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। हम वहाँ 15 मिनट तक बैठे रहे। अपनी विशाल आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगी और अपनी अंदर आती एवं बाहर जाती सांसों को गिनने
लगी। यह अति आनंददायक संवेदना थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई। तभी टाइमर की घंटी बजी और इसमें मेरा ध्यान भंग हो गया। तब मुझे उस कमरे व जेरी व कहाँ होने का भान हुआ कि मैं उत्साहित होकर बोली, चलो फिर से करते हैं। हमने पुनः टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट कर दिया और एक बार फिर मुझे उस विलगन या संवेदन शून्यता का एहसास होने लगा। इस बार तो मैं जिस कुर्सी पर बैठी थी वह मुझे भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं उस कमरे में सबसे पृथक हो गई हूँ, वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। इसके बाद एक बार फिर हमने टाइमर को 15 मिनट के लिए सेट किया और एक बार फिर मैंने पृथकता के उस सुखद एहसास से स्थिर हो गई। मुझे सांस लेने का नवीन एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत शक्ति व प्रेम से मेरे फेफड़ों में हवा भरकर पुनः उस हवा को बाहर निकाल रहा है। आज मुझे महसूस होता है कि वह अब्राहम के साथ मेरा पहला सबसे सशक्त अनुभव था। लेकिन उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा प्रवाहित हो रहा था जैसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जेरी ने बताया कि उस समय उन्हें मेरी सांसों की ध्वनि कुछ अलग लग रही थी। उन्होंने शेल्फ के पीछे झांक कर देखा तो उन्हें लगा जैसे आनंद के अतिरेक में हूँ। जब टाइमर बजा तो मेरी चेतना पुनः वापस आ गई थी और मुझे आसपास की चीज़ों का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे भीतर ऐसा कोई ऊर्जा गुजरी की जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह मेरे जीवन का सबसे आश्चर्यजनक अनुभव था जिसमें कुछ मिनट तक मेरे दांत लगातार बनाते किटाते नहीं रहे। अब्राहम से हुई इस अविश्वसनीय मुलाकात के लिए घटनाओं की अजीब सी श्रृंखला बन गई थी जिस आंतरिक भय को पूरा जीवन बिना किसी निजी अनुभव के ढो रही थी। अब वह निरोहित हो गया था। उसका स्थान प्रिय स्रोतों ऊर्जा के प्रेमपूर्ण व व्यक्तिगत एहसास ने लिया था। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था जिससे मैं यह समझ सकूं कि ईश्वर क्या है और कौन है, लेकिन मैं जानती हूं कि और मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ वह बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। हम ये दोस्तों यहाँ तक आप हमारी ऑडियो सुन लिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आप नए हो और ये ऑडियो को पहली बार सुन रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर बहुत ही अच्छा लग रहा हो ये ऑडियो तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर हमने कुछ इसमें गलती की है थोड़ा बहुत तो उसे आप सुधार लें। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अब हम अगला पार्ट में हम बताएंगे मेरी नाक द्वारा शब्दोच्चारण। तो अगला पार्ट एक दिन बाद आएगा, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू लगातार ऑडियो आप देखते रहें, ठीक है। हाँ, अगर आप ये बुक आप परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कोई मनी का इशू है, आपके पास कुछ ऐसा दिक्कत है, तो दोस्तों आप हमारी ऑडियो कंटिन्यू हर दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी ऑडियो जाती रहेगी। आप इसको सुनते रहिए, या गाड़ी चलाते वक्त या कुछ करते वक्त आप सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।